क्या इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया की गलती नहीं है कि वो बिल्डिंग सिलेक्शन करने में कोताही करे हैं? अलमिया ये है कि जो आज़मीन यहाँ से हज के लिए जाते हैं वो ये सोच के जाते हैं कि जैसे वो किसी तफरीह के लिए जा रहे हैं और हर किस्म की आराइश उनके लिए वहाँ पर मौजूद है। आज़मीन को दिक्कतें हों क्योंकि अगर वो पूरा पैसा पे कर रहे हैं और रूम किराए पे ले रहे हैं तो उन्हें पूरी तरह से फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसका वजाहत के साथ मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। मिनिस्टर के लेटर कौंसिल जनरल को लिखने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है तो फिर उन लोगों के लेटर का क्या असर होगा? अरे भाई, बिल्डिंग चेंज क्यों करेंगे? जैनुल आबिदीन मौलाना तो मेरे उस्ताद, अब जैनुल आबिदीन मौलाना कह रहे हैं कि वो ब्लैक लिस्ट की हुई। इन्होंने कौन सी तशरीह देखी? इनको वहाँ का बल्दिया वाला कौन सर्टिफिकेट ला के दिया? वहाँ पर पुलिस वाले कौन सी सर्टिफिकेट इनको दिखाए कि ये बिल्डिंग जो है ना ब्लैक लिस्ट की गई है? हज 2024 कर्नाटक के लिए काफ़ी अहम था क्योंकि यहाँ से तकरीबन 11,000 आज़मीन जो है कर्नाटक से गए और ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा था क्योंकि इससे पहले इतने ज़्यादा तादाद में आज़मीन यहाँ से नहीं गए थे। काफ़ी सक्सेसफुल कैंप बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत आसानी के साथ लोग गए। कुछ लोगों को हो सकता है छोटी मोटी दिक्कतें भी आई हों, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस बार यह है कि जैसे ही आज़मीर मदीना गए फिर वहाँ से मक्का गए तो बिल्डिंग को लेके, वहाँ के रूम को लेके काफ़ी शिकायतें, वीडियोज़ आने लगे हैं। हालांकि काफ़ी देर से ही सही हम लोग आज पहुँचे हैं। हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर और इस पूरे हज कैंप को चलाने में काफ़ी सालों से 20-25-26 सालों से मुतहरिक रहे सैयद एजाज साहब जो रिटायर्ड केएस ऑफिसर हैं, उनसे सवाल करने के लिए पहुँचे हैं इस ताल्लुक़ से क्योंकि वो जानकारी रखते हैं। साहब, आपका लंबा तजुर्बा रहा है, जिस तरह से पहले भी हम आपसे कई सवालात इस ताल्लुक़ से पूछते रहे। भले ही हज कैंप सक्सेसफुल रहा है इस बार, लेकिन जैसे ही आज़मीन वहाँ गए वहाँ काफ़ी दिक्कतें, किसी के रूम में बिजली नहीं है, किसी के रूम में पानी की दिक्कत है, तो कई दिक्कतें जो है, कई बार तो बिल्डिंग सील किया गया, वो भी वीडियो में बताया जा रहा था। वीडियो का तो एक सिलसिला शुरू हो गया था। तो अभी भी जो है आज़मीन मक्का जाने वाले हैं और भी दिक्कतें आ सकते हैं। क्या कहेंगे, क्या इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया की गलती नहीं है कि वो बिल्डिंग सिलेक्शन करने में कोताही करे हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, सबसे पहला अलमिया यह है कि जो आज़मीन यहाँ से हज के लिए जाते हैं वो ये सोच के जाते हैं कि जैसे वो किसी तफरीह के लिए जा रहे हैं और हर किस्म की आराइश उनके लिए वहाँ पर मौजूद है और वो इनको वेलकम कर रहे हैं। ये गलत बात है। ये एक ही फरीज़ा ऐसा है जिसकी नीयत में दुआ मौजूद है। नीयत में दुआ मौजूद है। जब आप उम्रा की नीयत करते हैं तो मैं उम्रा की नीयत करता हूँ तो मुझे आसान फरमा, कबूल फरमा। तवाफ़ की नीयत करते हैं तो मैं तवाफ़ शुरू करता हूँ तो मुझे आसान फरमा, कबूल फरमा। सही की नीयत करते हैं तो मुझे आसान फरमा, कबूल फरमा। हज का एहराम बांधते हैं तो मैं हज का एहराम बांधा हूँ हज की नीयत के लिए, तो मुझे आसान फरमा, कबूल फरमा। यानी हज की नीयत में दुआ एक ही फरीज़ा है जिसमें दुआ की गई है अल्लाह से कि तू मुझे आसान फरमा। यानी इसकी मानी यही है कि हज एक आसान काम नहीं है, ये एक दिक्कत का काम है। ज़माना बदल चुका है, हाजियों को भी बदलना चाहिए। ज़माना तेज़ी से बदल चुका है, डिजिटाइज़ हो चुका है। आज़मीन जो है अभी भी वही रफ्तार से बड़े आराम पसंद, आरामी से जाने के बाद वहाँ पे भी आरामी और आराइश आपका इस्तकबाल करेगी। इस किस्म के वहाँ पे हालात मौजूद रहेंगे। ये सोच के जाना बड़ा गलत है। पहले क्या ये भी सही है कि आसान फरमाने का मतलब, दुआ में होने का मतलब ये नहीं है कि आज़मीन को दिक्कतें हों क्योंकि अगर वो पूरा पैसा पे कर रहे हैं और रूम किराए पे ले रहे हैं तो उन्हें पूरी तरह से फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए? अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसका वजाहत के साथ मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। मैं आखिर में दूंगा इस सवाल का जवाब। कई वीडियोस आए, इसमें कुछ शक नहीं कि कई वीडियोस आए, और ये तमाम वीडियोस जो है ना सिर्फ एक बिल्डिंग पे मुबनी थे, वो 377 की बिल्डिंग पे ही मुबनी थे। गीज़र अच्छे नहीं है, एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है, लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, बिल्डिंग बोसीदा है। तो इस किस्म के जो कंप्लेंट थे, ये और एक कमरे में 6 आदमियों को डाल दिया गया है, एक कमरे में 8 आदमियों को डाल दिया गया है। इस किस्म के जो कंप्लेंट्स हैं, ये पूरे कंप्लेंट्स बिल्डिंग 377 के हैं। दूसरी बिल्डिंगों के कोई कंप्लेंट ऐसे नहीं है जो 377 के हों। चलिए, दूसरे भी एक छोटे मोटे अगर कहीं कंप्लेंट हैं तो उसको मान लेंगे, मगर 377 के कंप्लेंट्स क्यों होते हैं, क्यों हुए हैं?
और वो बिल्डिंग जो है उसको सील कर दिया गया था, ये कर दिया गया था। ये तमाम बातें जो है वीडियो में खड़े रहकर बोलने के लिए बड़े अच्छे हैं, हकीकत से नहीं है। वीडियो में ये बताया गया था कि ये बिल्डिंग रिजेक्टेड थी, इसे बाद में सील कर दिया गया, उस पर पाबंदी लगाई जा रही थी। बाद में अचानक क्या हुआ पता नहीं, सारे जो बैरिकेड से हटा दिए, दोबारा इसी रूम में रहने के लिए कहा गया। अच्छा, यहाँ पर भी मैं आपको दो वजाहतें किए देता हूँ। एक, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, एक अलग जुमला है। बिल्डिंग के अम्यूनिटीज़ ठीक नहीं है, ये अलग जुमला है। मिनिस्टर का क्वार्टर्स, रहीम खान का क्वार्टर्स हम अलाट कर देते हैं, गवर्नमेंट से उसको अलाट किया जाता है। अब रहीम खान साहब अपने किसी से अपने असिस्टेंटों को भेज देते हैं कि जाओ बिल्डिंग देख कर आओ। देख कर आने के बाद वहाँ पर अगर 2 गीज़र काम नहीं कर रहे हैं, या ये एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है, या लिफ्ट का काम नहीं कर रहा, तो उसके माने कि बिल्डिंग ख़राब है या एम्यूनिटीज़ ख़राब है? एम्यूनिटीज़ ख़राब है। तो एम्यूनिटीज़ ख़राब जो होते हैं वो बिल्डिंग से ताल्लुक़ नहीं रखते। एम्यूनिटीज़ को सुधारा जा सकता है। हज भवन कैंप शुरू हुआ, हमारी वो सिंगल जो लिफ्ट है वो लिफ्ट ख़राब हुई, हज कैंप के दौरान ख़राब हुई। हज कैंप शुरू होने से पहले हाल के हमारे लिफ्ट्स काम नहीं किए, 2 दिन के बाद जो है लिफ्ट्स काम करना शुरू किए। हमारे कई टॉयलेट्स ब्लॉक हो गए थे, जबकि हाउस कीपिंग हमारी प्रिस्टेज वाले करते हैं। जो है भाई, इसके मानी ये नहीं कि हम हज भवन में आके नहीं रहेंगे। आज़मीन ये नहीं कह सकते हम हज भवन में आके नहीं रहेंगे। दुरुस्त भी तो होनी चाहिए। हाँ, दुरुस्त होनी चाहिए, ये बात करें। हमारा काम करने के लिए ही हमें 2-2 दिन लगे हैं। आपके घर में, अगर मैं ईमानदारी से कहता हूं कि अगर मेरे घर में और आपके घर में अगर इत्तेफाक से हमारा एसी काम नहीं कर रहा है या हमारा गीज़र काम नहीं कर रहा है, 24 आवर्स में तो हमारा कोई टेक्नीशियन आके जो है ना उसको सुधार के नहीं जा सकता। 1-2 दिन का मसला है। तो ये हमारे लोग, ख़ास करके मैंने उसमें, मेरे एक अच्छे साथी हैं जो वकील हैं, वो उसमें बढ़ चढ़ के थे, और मुझे यकीन है कि वो मेरी ट्रेनिंग को नहीं बैठे हैं। अगर मेरी ट्रेनिंग को बैठते तो उसमें से आधे सवालात वो नहीं करते और आधी जानकारी उनको होती। और चूँकि वो एक वकील हैं और उसके साथ जो दूसरे औरतें जो मस्तूरात जो बयान किए हैं उनके साथ, इन तमाम का यही मसला था कि भाई वहाँ पर गीज़र नहीं है, वहाँ पर एसी काम नहीं कर रहा है और लिफ्ट काम नहीं कर रहा। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई जब किसी बिल्डिंग का कोई काम नहीं करता, गीज़र काम नहीं करता, तो वीडियो बना के करने से ना सरफराज खान साहब उसको सवाल हल कर सकते हैं, ना आफाकी साहब हल कर सकते हैं, कोई ऑफिसर, ना कर्नाटका स्टेट हज कमेटी हल कर सकती है, ना हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया हल कर सकती है। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि बोलने वाले को कि ये प्रॉब्लम को हल करना कौन है। अगर वो वीडियो बना के कर्नाटक स्टेट में अगर कर रहे हैं, सरफराज साहब वो भी जो है एक अफसर हैं, हज कमेटी के CEO मुंबई, वो भी तो एक अफसर हैं। क्या करना चाहिए था भाई? इनको ये करना चाहिए था कि वीडियो बना के यहाँ पे भेजने की बजाय उनको एक गाइड दी जाती है। हर हाजी को चाहिए कि वो प्रिपेयर होके जाए। ऐसे नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे, यहाँ पर हथेलियों में लेकर, यहाँ पर हज कैंप में जो है हम आज़मीन को हथेलियों पे लेके छोड़ देते हैं। वहाँ पर उतरने के बाद उनको जाने से पहले मैं ट्रेनिंग में 1000 बार कहता हूँ कि तुम पढ़ के जाओ। गाइड में क्या है इस ताल्लुक? अच्छा, गाइड में आपको क्लियर लिखा हुआ है कि बिल्डिंग का जो भी प्रॉब्लम होता है वहाँ पर बिल्डिंग मॉनिटरिंग सेल होता है। देयर इज़ ए बिल्डिंग मॉनिटरिंग सेल। जो बिल्डिंग मॉनिटरिंग सेल के पास जाना, अपनी ब्रांच ऑफिस में जाओ, बिल्डिंग मॉनिटरिंग सेल को वहाँ पर जाके आप इत्तला दो। 1 दिन या 2 दिन के अंदर जो है ना गीज़र आ जाएंगे। गीज़र अगर अच्छे नहीं है तो गीज़र रिपेयर हो जाएंगे, एसी रिपेयर हो जाएगा और ये लिफ्ट रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर हो गया तो मसला ख़त्म। आपको बिल्डिंग चेंज करने की ज़रूरत क्या है? ये तमाम लोग, सरफराज साहब भी उन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखा है, और मिनिस्टर साहब ने भी जो है ना उस वक्त के इज़्ज़त माब वज़ीर है। ये बताइए, मिनिस्टर के लेटर कौंसिल जनरल को लिखने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो फिर उन लोगों के लेटर का क्या असर होगा? अरे भाई, बिल्डिंग चेंज क्यों करेंगे? बिल्डिंग देखिए, वहाँ पर 622 बिल्डिंग्स हैं। 622 बिल्डिंग्स भी अग्रीमेंट के तहत जो है ना वो बिल्कुल बराबर हैं। जितने हमारे पास ये हैं, 1 लाख लगभग जो 1,40,000 जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो जाते हैं उनके लिए वो बिल्डिंग है। 622 बिल्डिंग्स बराबर हैं। 582 होते हैं, वो बीच में सीरियल नंबर उड़ गया है, तो 582 बिल्डिंग्स उनके लिए ठीक है। और कोई बिल्डिंग, ब्लैक लिस्ट की हुई बिल्डिंग काउंसिल जनरल नहीं लेते।
100%। अरे भाई, आप भी अच्छा जानते हैं शाहिद भाई, आप भी हज को गए हैं, वहाँ की पुलिस एक बार ला बोल दे तो आप जो चाहे कर लें, फिर वो उनको नहीं मनाया जा सकता। तो जब आप आकर कोई महकमे वाले आके उस बिल्डिंग को रेड टेप लगा दिए या फलां लगा दिए, किसी ने वीडियो निकाला, तो निकाले के क्या वो बीबीएमपी के अफसर हैं वहाँ के? मक्के के बीबीएमपी के अफसर हैं। वहाँ के बल्दिया वाले जो है बीबीएमपी के हैं, वायरिंग किए, रिश्वत दिए, मठारे पैसे खा गए और बिल्डिंग को खोल दिए। नामुमकिन बात है। वो सऊदी हुकूमत है, सऊदी हुकूमत के अंदर कोई चीज़, कोई एक बात पुलिस वाले अगर कह दिए तो उसको फिर वापस लेना नामुमकिन बात है। एक बार ला कह दिया तो ख़त्म। अगर वो बिल्डिंग ब्लैक लिस्ट की हुई होती तो वो बिल्डिंग दोबारा ओपन नहीं हो सकती थी, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर इनको कुछ कन्फ्यूजन हुआ है इसमें? कन्फ्यूजन नहीं, ये लोग जो है लाइलम, इनको मालूम नहीं है इनको भाई। अच्छा, ज़ैनुल आबिदीन मौलाना तो मेरे उस्ताद, मेरे रहबर, फ़िक़्ह में वो मेरा साथ देते हैं हमेशा, मैं उनका शागिर्द भी हूँ। अब ज़ैनुल आबिदीन मौलाना कह रहे हैं कि वो ब्लैक लिस्ट की हुई, इन्होंने कौन सी तशरीह देखी? इनको वहाँ का बल्दिया वाला कौन सर्टिफिकेट ला के दिया? वहाँ पर पुलिस वाले कौन सी सर्टिफिकेट इनको दिखाए कि ये बिल्डिंग जो है ना ब्लैक लिस्ट की गई है? अरे भाई, अगर ब्लैक लिस्ट की गई होती तो तशरीह कैसे मौजूद होती? क्योंकि ये चीज़ें मैं वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मैं नहीं बोला। सरफराज साहब ये बात नहीं बोल सकते, मिनिस्टर साहब ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ओहदे पे हैं। मुझे बेबाक कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेबाकी से कह रहा हूँ कि ये सब गलत बातें हैं। कोई बिल्डिंग ब्लैक लिस्ट की हुई वो ले ही नहीं सकते। अगर उसकी तशरीह भी अब भी अगर 377 पे जाके देखना चाहें तो आपको तशरीह मिलेगी। इंडियन हज पिलग्रिम ऑफिस मक्का पे जाके अगर देखना चाहें तो उसकी तशरीह मिलेगी। बल्दिया वाले उसको जो ओके किए हैं, हाँ ये हो सकता है कि ओके करते इस वक्त पे ये लोग जो है ना उसको रिनोवेशन के लिए जो है परमिशन लाए होंगे, रिनोवेशन करने में देर हुई होगी। आज उसी बिल्डिंग में हैं या नहीं हैं ये लोग? वही आज तो है, लेकिन अभी तक उनके मसले हल नहीं हुए हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे 100% मसाइल हल चुके हैं। खुद मैं वकील साहब से बात किया हूं तो उन्होंने मुझे कहा कि 95% हमारे मसाइल हल हो चुके हैं। ये काम अगर वो पहले ही करते, वीडियो में आके जो है ना पूरे लोग, मैं वकील साहब क्या नहीं बोल रहा हूँ, वो वकील साहब तो केस करने वाले थे इंडिया आके। कुछ नहीं कर सकते भाई, मैं 27 साल से देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते आप। क्या केस करेंगे आप भाई? वो बिल्डिंग है, उसकी सर्टिफिकेट है। अगर गीज़र काम नहीं कर रहा तो गीज़र रिपेयर करा लो। अगर एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रहा तो एयर कंडीशन रिपेयर। बिल्डिंग नंबर 377 के अलावा बिल्डिंग नंबर शायद धुंधला सा ख्याल है मुझे 352 शायद मुझे मैसेज आया था कि वहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है। तो बिल्डिंग के जो जिम्मेदार हैं उनको आज़मीन ने कहा कि हम लोग खुद वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हैं, तो उसे अलाउ भी नहीं कर रहा है। ऐसे भी मसले आए। देखिए साहब, एक मिनट, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया का वो एक ही नहीं, वो 377 में जो है एक कमरे में 6 लोगों को डाल दिया गया है, एक कमरे में 8 लोगों को ठोंस दिया गया है। रिहाइश, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हज गाइड, ये लोग जो है गाइड पढ़ते नहीं, गाइड नहीं पढ़ते। तो अब देखिए, इसमें कहा जाता है कि एक आज़मीन हज बज़ाते खुद अपने सामान के लिए, बज़ाते खुद अपने सामान के लिए, वो भी आया उसमें, उसका सामान भी आया, सिर्फ 4 मुरब्बा मीटर जगह का हकदार है। भाई, बात करने से पहले, पढ़े लिखे हैं आप लोग, बात करने से पहले भी तो देखना चाहिए कि मुझे हक कितना है, हकदार है। एक कमरे की अहलियत एक आज़मीन हज से लेकर 20 आज़मीन हज तक हो सकती है। एक कमरे में 8 को ठोसें, अभी 12 को ठोसना था, सिर्फ 8 को ठोसें। खुद कहती है, गाइड कहती है, एक कमरे की अहलियत एक आज़मीन हज से लेकर 20 आज़मीन हज तक हो सकती है। इसका इन्हिसार कमरे की गुंजाइश पर है। कोशिश यही होती है कि एक लिफाफे के आज़मीन को एक कमरे में रखा जाए। बहरहाल अमली तौर पर तमाम लिफाफों के आज़मीन इकराम के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। आज़मीन इकराम को चाहिए कि वो ज़हनी तौर पर अपने लिफाफे के आज़मीन के अलावा दूसरे लिफाफे के आज़मीन के साथ भी रहने की तैयार में रहें। ये खुला लिखा है, 20 आदमी भी हो सकते हैं एक कमरे में। अच्छा, ये जो 6 आदमी और 8 आदमी जिन्होंने कहा, मैं वहाँ पर अपने रसूख से, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं अप टू डेट रखता हूँ, वो जो
6 आदमी हैं, उसका 14 फीट बाई 18 फीट 500 उसका जो है 14 फीट बाई 20 फीट उसका ये है 280 स्क्वायर फीट होता है, जबकि उसका जो 26 स्क्वायर मीटर होता है उसमें 6 जनों को डालें और बड़ी कमरा बड़ा है, उनको 24 दे आर एंटाइटल, 26 स्क्वायर मीटर उसकी जगह है। जो 8 आदमी को डाले हैं वो 23 फीट बाई 23 फीट है, जो 529 स्क्वायर फीट होता है, जो 49 स्क्वायर मीटर होता है। वहाँ पर सिर्फ 32 को दिए हैं और 2 आदमी को डाल सकते थे, नहीं डाले हैं। पहले ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ द एरिया दैट आई एम एंटाइटल्ड फॉर, मुझे कितना मुझे हक है। वो ये जाने बगैर कमरे में 8 जने को डालें बोले तो बड़ी मुश्किल की बात। ये जो गाइडलाइन है जो आप पढ़ रहे हैं, ये गाइडलाइन सिर्फ इंडियन हज कमेटी के लिए है या तमाम कंट्री के सेम गाइडलाइंस होते हैं? नहीं, वो अपने अपने मुल्क के। तो क्यों हज कमेटी ऑफ इंडिया इतना कम जो कंजेस्टेड एरिया जो है प्रोवाइड करती है इंडियन हज आज़मीन के लिए? ये कम नहीं है, किसी और बिल्डिंगों के अंदर जो है ना ये काफ़ी है। अच्छी बात कही आपने। पिछले सालों में और इस सालों में एक फ़र्क है। पिछले सालों में जब आप देख सकते हैं 2-3-4 साल पहले या 2-3 साल पहले इनको जो लगेज, इनको जो काट दिए जाते थे, जो पलंग दिए जाते थे, वो स्टील के हुआ करते थे। सामान उसके नीचे रख देते थे, हम सामान उसके नीचे रखते थे और रहने के लिए फिरने के लिए जगह होती थी। ये 377 में खुद जो पलंग डाले हैं, जो काट जो डाले हैं, वो बॉक्स टाइप के हैं और मॉडर्न हैं, बिल्कुल नए हैं, वो मॉडर्न हैं, जिसके नीचे जो है आप लगेज नहीं रख सकते। बहुत सारे बिल्डिंगों में नए काट्स डालने की वजह से आप नीचे सामान नहीं रख सकते। इस वास्ते चलने फिरने के लिए जो सामान रख लिया है उसकी वजह से उन्हें तंगी से महसूस हो रही है। इसका मतलब यह है कि 377 में जो शिकायतें आई थी वो बेबुनियाद है, मतलब वो गाइडलाइन नहीं पढ़े इसलिए इतनी ज़्यादा शिकायतें कर रही थी। शिकायतें गलत हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। शिकायत किस लिए करना था और कहाँ करना था ये नहीं कहा इन्होंने। शिकायत थी, ठीक है, मेरे घर में भी कभी भी अगर गीज़र ख़राब हो सकता है, मेरा एसी खराब। हज भवन में जब कैंप शुरू हुआ हमारे, एक तो लिफ्ट नहीं चली, हमारे टॉयलेट्स ब्लॉक हो गए, हमारे गीज़र ख़राब हो गए, हम बुला के उसको रिपेयर किए। तो इसी तरह वहाँ पर ये कंप्लेंट करने की बजाय वो बिल्डिंग मॉनिटरिंग सेल को जाते, उनको कहते तो एक दिन में जो है ना पूरी चीज़ें होते। उसका हंगामा बनाने की तो ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, एक और आज़मीन मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेजे थे कि हमारे दोस्त ही हैं कि अब तक खुद जो खादिमुल हुज्जाज हैं उन्हें कांटेक्ट नहीं किए, उन्हें रियाजुल जन्ना जाना था, किस तरह से जाना है उनको नहीं मालूम हो रहा था। बहरहाल क्या जो खादिमुल हुज्जाज होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या काफ़िले को मिलना होता है उन्हें, क्या होता है? इस बार हर फ्लाइट में खादिमुल हुज्जाज नहीं गए हैं, तो वहाँ पर भी जो है ना कंसुलेट से जो खादिमुल हुज्जाज को पोस्टिंग की गई है वो एक बिल्डिंग में रहते हैं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर की बिल्डिंग उनको दी गई है। इस किस्म से बहुत सारे वाक़यात हैं। आज ख़ुद मैं हैदर अली बोल के एक खादिमुल हुज्जाज से बात किया, उनकी बिल्डिंग में जो है ना वो नहीं जा सके, हारून उनकी बिल्डिंग को नहीं जा सके क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी दी थी वो किसी और बिल्डिंग की दी गई थी। ये जो रहते थे वो किसी और बिल्डिंग में रहते थे। खादिमुल हुज्जाज की मॉनिटरिंग कौंसल जनरल खादिमुल हुज्जाज डेस्क वहाँ पर जो है इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। खादिमुल हुज्जाज आंग चोर काम चोर अगर हैं तो उनको एग्ज़िट कर दिया जाएगा, ये गलत बात है। आज़मीन को चाहिए कि वो खुद तैयार होकर जाएं। मैं ये आपके ज़रिए मेरी जो भी गुफ्तगू है अब आपके साथ, जो ये सवाल जवाब जो हैं, ये इस वक्त के आज़मीन और इस वक्त के लोगों के लिए नहीं है, मैं आने वाले लोगों से कह रहा हूँ। अगले साल जो हज को जाने वाले हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, मुअद्दिबाना उनसे मेरी गुजारिश है। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और ये इंटरव्यू अगर वो सुन रहे हैं तो उनसे मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगले बार जो भी हज को जाने वाले हैं वो आँख मूछ कर ना जाएं, पढ़कर तैयार होकर आपको कितनी ज़रूरत है उतना तमाम चीज़ें देख कर जाएँ। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो है इतनी कम मिक़दार में क्यों जाते हैं। भाई 3,40,000 देते हैं हम। 3,40,000 को एक सोशल कैलकुलेशन है कि एक आदमी जो है ना मुसलमान, ज़्यादातर मुसलमानों को भेजने के लिए कितना हम फिक्स कर सकते हैं। 3,40,000 हमारे बेंगलुरु के लिए, कर्नाटक के लिए 3,40,000 फिक्स किया गया है। 3,40,000 जब दे रहे हैं तो हमें कैसा अकोमोडेशन मिलेगा, कैसी सहूलत? सिर्फ 377 के ही हमें है, दूसरे में कितने दिखाऊं आपको? इतने खुश हैं कि हमें जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन अकोमोडेशन मिला है। हमारे हर एक कमरे में फ्रिज है,
देखिए और एक चीज़, एक बात, तो इसका मतलब ये हुआ कि 377 वालों के साथ वाकई जुल्म हुआ, क्योंकि दूसरे तो बहुत खुश हैं, उनको अच्छी फैसिलिटी मिली है, इनको अच्छी नहीं मिली है। जो दूसरे कमरों में, दूसरे बिल्डिंगों में जो अच्छी फैसिलिटी जो मिलती है, वो बिल्डिंग का मालिक हाजियों की खिदमत के लिए देता है। हमें क्या मिलता है, इसका पेज नंबर 3940 काटें। एक पलंग मिलेगा आपको, एक चादर मिलेगी, तकिया मिलेगा, बाल्टी मिलेगी, मग मिलेगा। आप जो है, मेरे को वार्डरोब नहीं है, हर कमरे में मेरे को फ्रिज नहीं है, मुझे क्या बोलते हैं डोर मैट नहीं है, ये सब चीज़ें इसमें मुहैया की जाएंगी, ये लिखा हुआ अच्छा नहीं ये है। बताइए, अगर कोई हज को जाना चाहते हैं और पूरे फैसिलिटीज़ के साथ जाना चाहते हैं, किसी भी तरह की और कोताही ना हो, अच्छा कमरा हो, अच्छा खाना हो, हर चीज़ की फैसिलिटी, तो वो क्या करें? अरे भाई 12 लाख 15 लाख दे के आप प्राइवेट में जाओ ना भैया, हिल्टन में रहो, आप दारुल तौहीद में रहो, ठोकर लगी तो मताफ में खड़े हो जाते हैं आप, उतने करीब रहो। 3,40,000 रुपए दे के जो है ना, आप जो है शेख चिल्ली की तरह आप जो है मेरे को आराइश होना बोले तो कैसे हो सकता है शाहिद भाई? नहीं हो सकता। आप जाओ, कौन नहीं बोले, आपको 12 लाख दे के जाओ ना, 15 लाख दे के जाओ। लेकिन क्या हज कमेटी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि 3,40,000 में भी अच्छी फैसिलिटी दें और इस तरह की शिकायतें ना आए? देखिए साहब, दिस इज ए नेशनल बायलैटरल एग्रीमेंट्स। 3,40,000 को किस बेस्ट दिया जा सकता है, चाहे हुकूमत हिंद हो या हज कमेटी ऑफ इंडिया हो। इसमें स्टेट हज कमेटी का, स्टेट मिनिस्टर का, स्टेट सीईओ का, इनका कोई रोल नहीं रहता, ज़ीरो रोल। हमारा रोल जो है ना ज़ीरो है। जितनी 3,40,000 में द बेस्ट अकोमोडेशन, द बेस्ट फैसिलिटीज दैट कुड बी गिवन आर बीन गिवन। और ये कंप्लेंट्स आज के नहीं हैं, मैं 27 साल से ये कंप्लेंट सुन रहा। आज निकले हैं हाजी, आज हाजी निकले हैं, आज शाम को जो है आज हाजी निकले हैं। वो कल सुबह जो है उनकी मीना में होगी। सेकंड फेस आएंगे, अब आपको व्हाट्सअप आएंगे, सेकंड फेस व्हाट्सअप आएंगे। सबसे पहला कंप्लेंट उनका ये रहेगा कि मैं खुद बोल देता हूँ आपको कि हम मीना में नहीं हैं, हमारे टेंट्स मुज़दलिफ़ा में हैं, ले जाके हमें मुज़दलिफ़ा में डाला गया, खाना ठीक नहीं है, खाने में झुंगुर है, खाने में ये है। अब उसके बाद जो है हमारे टेंट्स में जो है ना दूसरों को ठूंस दिया गया है। ये कंप्लेंट्स मैं हर साल सुनते आ रहा हूँ, ये फिर कल भी आएंगे। तो बेहतर ये है कि हज को, और एक बात कहूँ मैं, 377 में 2 आदमियों को उसके पहलू में रहने वाली बिल्डिंग वाले ले जाके अपने कमरे में रख लिए हैं, और वहाँ के 4 आदमी इनको 2 को लेके जो है ना, दे आर हैप्पी। ये है इमदाद बाहमी, एक दूसरे का खुलूस। इस किस्म से अगर जाए तो। और दूसरी बात, अहम बात कह देता एक सवाल आप कह रहे थे कि झुंगुर आएंगे खाने में, तो क्या आने वाले हैं? नहीं, अभी आएंगे। इससे पहले आए, जो फोटोस आए थे, जो वीडियोस आए थे, आज से 4-5 साल पहले, 8 साल पहले, ये तमाम मुझे याद हैं। ये क्या सिर्फ इंडियन हज आज़मीन के लिए आते हैं, या तमाम आज़मीन के लिए आते हैं शिकायतें से? भाई मैं दूसरे मुल्क का हूँ नहीं, तो वो मुल्क के बारे में ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए जो है काफ़ी दिक्कतें हैं सऊदीया में, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की कोताही की वजह से? देखिए, मैं वहाँ पर कई ओहदों पे मैं जा चुका हूँ, मैं वहाँ पे कई हालात से मैं गुज़रा हूँ कि इंडिया के आज़मीन जिस तरीक़े से वहाँ पर रह के आते हैं, मे नॉट बी द टॉप, बट वी आर समवेयर बिटवीन सेकेंड और थर्ड। वी आर समवेयर बिटवीन सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। इसमें कुछ शक नहीं कि हमारे हाजी जिस अंदाज से रहकर जो वहाँ पर जो मुहैया हैं, इनके लिए जो फैसिलिटीज़ मुहैया हैं, जो वापस आते हैं, दे आर आइदर सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट तो नहीं है, मुझे मालूम है फर्स्ट तो नहीं है। ये किसी, भाई इतने 2 लाख हाजी हमारे हिंदुस्तान से जाते हैं, 2 लाख हाजी जाते हैं। वी आर सेकेंड, प्रॉबली वी आर सेकेंड इन द वर्ल्ड। इतने भेजने के बावजूद हमें जो है ना थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे रहेंगे, जो एम्यूनिटीज़ की हद तक हमारे जो इंतज़ामात हैं उसमें वी आर नो लेस दैन एनी। क्यों हम लोग सबसे अच्छी फैसिलिटी में नहीं आ पाते हैं? अभी देखिए, हाल ही में एक लिफ्ट ख़राब होने की वजह से कई लोग की जान चली गई। भाई देखिए साहब, 522 में ये 1-2 बिल्डिंग बोले तो जस्ट 0.5%, ये 0.5% लैकुना, 0.5%, इट माइट बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव हिजार्ड। 0.5% होता है, जस्ट 2 या 3 बिल्डिंगें। अगर तो आपको 622 में 2 या बिल्डिंग्स बोले तो 1% भी नहीं हुआ। 1% की अगर खामी किसी बिल्डिंग की है तो उसे लेकर आप जो है 99% फैसिलिटीज़ को आप जो है इल्ज़ाम नहीं लगा सकते।
ये ह्यूमन एरर हो सकता है, नेग्लिजेंस हो सकती है, या इट माइट बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव हैजार्ड। हज कमेटी का जो मैनेजमेंट है, हज ऑपरेशंस का जो मैनेजमेंट है, ये इसरो थोड़ी है जो 200% एक्यूरेसी रहे। 0.1% भी आप अगर किसी नेग्लिजेंस को या ह्यूमन एरर को और एडमिनिस्ट्रेटिव हैजार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए सिस्टम। इट इज़ ए सिस्टम वेयर 1% एरर वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट। लेकिन ये भी है कि तकरीबन 11,000 आज़मीन गए हैं कर्नाटक से, अगर उसमें से 1,000 लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो वो तकलीफ़ ही है, उसको दूर करने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि हर साल ये शिकायतें आती हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तकलीफ़ें सब, ये तकलीफ़ें नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ कि एमिनिटीज़ के लिए देर हुई है। बिल्डिंग अच्छी, भाई गीज़र ख़राब, एयर कंडीशन ख़राब, लिफ्ट ख़राब, ये तीनों रिपेयर हो चुके हैं। आप पहले ही दिन मोबाइल पे खड़ के ट्रेनिंग को अटेंड किए बगैर सब मिल के खड़ के जो है ना, आप लोगों के सामने बोलने की बजाय आप वहाँ पर बिल्डिंग मॉनिटरिंग सेल को जाके अगर कहते, तो उसी दिन शाम को नल में पानी आया है, उसी दिन गीज़र्स आए हैं, उसी दिन अटेंड किए हैं, 2-3 दिन में है सो बिल्डिंग सेट हो गई है। मैं जो है बाय एंड लार्ज मैं वो 1% को नहीं देखूंगा, बिकॉज आई हैव लिव्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। मैं 1% को नहीं देखूंगा, मैं 99% को देखूंगा, जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारे हाजियों को जो है ना, जो मुतमईन बख्श वहाँ की रहाइश रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी देर तक हमारे सवालों का जवाब देते रहे सैयद एजाज साहब। और भी सवालात पूछेंगे, जिस तरह से आज़मीन आगे बढ़ रहे हैं, उनकी दिक्कतें आ रही हैं, अगर उनके मैसेजेस आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, तो हम सवाल पूछते रहेंगे, चाहे वो सैयद एजाज साहब ट्रेनर हो या फिर हज कमेटी के ज़िम्मेदार हो, किसी से भी मुमकिन हो, हम लोग आपके सवालात को पूछते रहेंगे ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। सैयद एजाज साहब का कहना था कि जो आज़मीन गए हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उन्हें मिलना चाहिए था और क्या सवाल पूछ रहा था, कहाँ कंप्लेंट करना चाहिए था। इस सिलसिले में गलतियाँ हुई हैं। बहरहाल आगे भी हम ये सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन सबीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।